नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और आज महत्वपूर्ण बड़ा दिन बजट 2023। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बेसब्री से इसका इंतजार था और आपको बता दें कि इस बजट की मुख्य रूप से महत्वपूर्ण जो बातें थी उस पर सभी ने वाकई में एक कहते हैं ना कि बहुत जरूरी था ये लोगों के लिए जानना, क्योंकि इंतजार भी था। आपको भी बताते हैं महत्वपूर्ण वो बातें जो आज निश्चित तौर पर बजट में आई हैं, जो आप तक जानना भी आप चाहते होंगे बहुत डिटेल में कि आखिरकार क्या था। देखिए, गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 लाख करोड़ खर्च करने की बात की गई। हम विश्व के 10वें 5वें बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। उज्ज्वला योजना की बात की गई है, 6 करोड़ लोगों को कनेक्शन देने की बात की गई है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई है। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। गरीबों की मुफ्त अनाज की योजना 1 साल बढ़ी। मुफ्त अनाज योजना पर 2 लाख करोड़ का बजट। और इन सबके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुआ है, अभी तक आपको बता दें कि 5 लाख की सीमा थी, अब 7 लाख किया, लेकिन 7 लाख छूट देने के बाद भी 9 से 10 लाख यानी आगे यदि हम जाते हैं तो 15% की बात आ रही है। यानी कहीं ना कहीं ये बहुत समझने की बात है कि वाकई फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या आम लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ अर्थशास्त्री अभिषेक मोदी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और बड़ा दिन है, देखिए बड़ा दिन है आज, बहुत बेसब्री से इंतजार था आने वाले समय में, क्योंकि इलेक्शन भी हैं, तो ये बजट पर सबकी नजरें थी। महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले मैं शुरुआत टैक्स स्लैब से करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो टैक्स पेयर होते हैं उन्हें टैक्स पे करना होता है। सबसे पहला फोकस उसी पर जाता है कि टैक्स में हमें कितनी राहत मिली। तो 5 लाख थी, 5 से हम 7 पर आए, लेकिन 7 के बाद भी आए तो 9 से 10 लाख की जहां बात है वहां 15%। क्या मानते, राहत है नहीं है, जनता इसे कैसे समझे? नहीं मैम, राहत तो है। इसमें एक्चुअली क्या है मैम, जो पहले अपनी टैक्स स्लैब थी वो थी, अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए तक रहती है तो मुझे कोई टैक्स नहीं लगता है। अभी ये इनकम को 7 लाख रुपए कर दिया, परंतु ऐसा नहीं है कि 7 लाख रुपए से अगर मेरी 1 रुपए भी ऊपर होती है तो उस पर टैक्स स्लैब में चेंज आया है। जो पहले ऐसा था कि 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक अगर मेरी टैक्सेबल इनकम होगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक अगर मेरी टैक्सेबल इनकम होगी तो मुझे 12,500 रुपए मतलब 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। ये पहले हुआ करता था, मतलब अगर किसी की इनकम 5 लाख 1 रुपए है तो उसे 12,500 रुपए टैक्स देना ही पड़ता था। अभी इन्होंने ऐसा किया है कि 0 से 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 3 से 6 लाख रुपए के बीच में आपकी इनकम होती है तो आपको 5% टैक्स देना है। मतलब 3 से 6 लाख में 3 लाख रुपए पे 5% मतलब 15,000 रुपए का टैक्स बनता है। अगर 6 लाख रुपए से ऊपर जाती है 9 लाख रुपए तक तो मेरे को 10% टैक्स देना है। पहले ये स्लैब 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक रहती थी तो 20% टैक्स लगता था। मतलब अगर किसी की 10 लाख रुपए तक की इनकम थी तो उसे टैक्स देना पड़ता था 1,12,500। और अगर हम अभी नए रेजिम के हिसाब से देखें तो 0 से 3 तक उसको कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 6 तक उसको 5% टैक्स देना है मतलब 15,000 रुपए, और 6 से 9 तक उसको देना है 10% टैक्स मतलब 30,000 रुपए। कुल 45,000 रुपए का टैक्स आएगा अगर उसकी 9 लाख रुपए तक की इनकम है, जो पहले करीब 1 लाख रुपए होता था। बिल्कुल, और इससे पहले 1 लाख कुछ अमाउंट था। मतलब थोड़ी राहत है, थोड़ी राहत है। ठीक है, चलिए, आपने कह दिया थोड़ी राहत है, मतलब जनता इसको अच्छे से समझेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था कि 5 के बाद हम 7 पर आ गए। बिल्कुल, 5 के बाद हम 7 पर आ गए तो ये लगा बहुत अच्छा था, लेकिन जब आगे का स्लैब देखा तो वो समझ से परे होता है। आम जनता नहीं समझ पाती कि हमको कैसे क्या पे करना पड़ेगा। तो ये आपने बहुत अच्छा क्लियर किया। हमारे साथ अभी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी भी जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजपाल सिंह सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल सिसोदिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, बजट आया, बहुत सारी बातें हैं टैक्स स्लैब से हटकर, क्योंकि मोदी जी ने बता ही दिया है, लेकिन बहुत सारी बात है। गरीबों को मुफ्त अनाज योजना की 1 साल इस योजना को बढ़ाया गया, 2 लाख करोड़ खर्च किए गए। उज्ज्वला के तहत 6 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिया गया। जी 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 जी। तो
पहली बात तो यही होना चाहिए बजट के अंदर कि जो पिछला बजट है उसमें जो घोषणाएं की गई हैं उन पर पालन किया जाए उनका, कि पिछले बजट में आपने जो कहा था उसे पूरा किया कि नहीं, और आगे के बजट में फिर उसी हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो बजट है भारतीय जनता पार्टी की जैसी नीति है, विचारधारा है, जुमलेबाजी है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये बजट जुमले की तरह रहता है। हम किसी भी उसको योजना को देख लीजिए, आप रेलवे में पहले जैसे सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन रहता था, 50% किराया रहता था, वो इस बजट में इसके पहले ही उसको खत्म कर दिया गया है। सरकार के ऊपर जो घाटा जो था, वो जितना हमारा बजट है उससे 4 गुने ज्यादा हमने कर्जा ले रखा है। हमारी जो निर्यात नीति है वो फेल हो गई है, भारत से जो निर्यात होता था वो कम हो गया है, आयात ज्यादा हो रहा है। अब ये उज्ज्वला की बात करते हैं कि उज्ज्वला में हमने ये किया, क्या करेंगे? 400 का सिलेंडर आप 1200 रुपए में दे रहे हैं, 3 गुना यहाँ बढ़ा दिया। इनकम टैक्स की बात करते हैं, आपने 28% जीएसटी कर रखा है, 30% से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं। उसके अलावा ये आपको टोल टैक्स और रजिस्ट्री टैक्स, कई तरह के टैक्स लगते हैं। तो आप थोड़ी सी डिबेट की बात करते हैं, यदि आप 100 रुपए की डिबेट देते हैं तो महंगाई के माध्यम से आप लोगों की जेब से 1000 रुपए निकाल रहे हैं। अब निर्मला सीतारमण जी क्या बोलेंगी? डॉलर 83 रुपए हो गया और वो कहती हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अब एक रुपया इतना कमजोर हो रहा है, उस पर बात नहीं कर रही है। जो 83 रुपए पर जो डॉलर पहुंचा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियां बेकार है। और भारतीय जनता पार्टी के यही सारे नेता एक समय पर कहते थे हमारी सरकार बनेगी तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही खत्म कर देंगे, कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, डॉलर को 1 रुपए के बराबर कर देंगे, पेट्रोल 30 रुपए 40 रुपए का कर देंगे, पेट्रोल डीजल पर कोई टैक्स कम नहीं किया है। तो जितनी भी ये राहत देने की बात कर रहे हैं, महंगाई के कारण ये सारा ब्याज सहित वसूल कर लेते हैं, तो महंगाई में कैसे राहत मिलेगी? क्या पेट्रोल डीजल को इन्होंने कहा था हम जीएसटी में लाएंगे, क्या जीएसटी में लाए? और फिर पिछले बजट में इन्होंने क्या कहा था? सबसे बड़ी बात कि 2022 तक सबके पास मकान होगा। आज करोड़ों लोगों के पास मकान नहीं है। 2022 तक स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, लोगों के पास स्मार्ट सिटी के नाम पर आज इनके पास बताने के लिए एक शहर नहीं है। 2022 के बाद कोई रोजगार नहीं रहेगा। ठीक तो है। सारी घोषणाएं हैं इनकी, सारी हमेशा झूठी साबित रहती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणाबाजी है, बजट है, इसका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आ रही हूँ आपके पास। राजपाल सिंह सोतिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। नमस्ते राजपाल जी, बजट आया, इंतजार था, बहुत सारी बातें हैं। टैक्स स्लैब में जिस तरीके से अभिषेक मोदी जी ने कहा कि थोड़ी राहत है जनता के लिए, अच्छी बात है, इसका स्वागत। लेकिन 2-3 बातें हैं जो जनता से कनेक्ट करती हैं। अभी राम पांडे जी ने बोला कि पिछली बार जो बातें की गई थी उस पर कितना इंप्लीमेंट हुआ, ये बड़ा सवाल है। और ये भी सही बात है कि यदि ये बात होती है कि हम पीएम आवास योजना लेकर आए, तमाम चीजें हमारे पास हैं, हम सबको पक्के मकान देंगे, तमाम चीजें करेंगे, लेकिन उस योजना की हकीकत आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, 100% किसी को नहीं मिला। दूसरी चीज, उज्ज्वला योजना की बात मिली, 6 करोड़ लोगों को कनेक्शन की बात की गई, आपने दिया, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात महंगाई से जोड़ते हुए जो राम पांडे जी ने कही है, बिल्कुल सही है। आप बताइए, सिलेंडर खत्म होगा आज, क्या हर व्यक्ति इतना सक्षम है कि उसको रिफिल कराए? उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए क्या कुछ करने के लिए सोचा गया है? मुझे लगता है एक चीज हम दें तो उसके साथ आगे क्या करना है ये भी क्लियर होना बहुत जरूरी। हेलो राजपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, समावेशी विकास का सिद्धांत ही लागू हुआ है। सबका साथ का विकास का लक्ष्य रखकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित पूर्वोत्तर निरंतर से ध्यान दिया गया और कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए बहुत विस्तार से इसके अंदर बजट में प्रावधान करने का काम किया है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, कांग्रेस महंगाई की बात करी, समझ में आता है कांग्रेस को करना चाहिए महंगाई की बात, पर अगर एंकर भी के रूप में आप भी अगर महंगाई की बात करेंगे तो फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा पाकिस्तान पर, श्रीलंका पे। आप देखिए हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में और उससे तुलना करिए। देखिए राजपाल जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि महंगाई, आपको ऐसा लग रहा है महंगाई नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं। महंगाई और बढ़ती कीमतें में डिफरेंस करते आना चाहिए। कीमतें बढ़ना, ये राष्ट्र के बढ़ते हुए राष्ट्र की एक सूचक है, कीमतें बढ़ रही है, मार्केट बढ़ना चाहिए, परंतु बेहताशा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बेहताशा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ना कहा जाता है। अभी जिस प्रकार का आप रेशियो देखेंगे उठा के, तो आप पाएंगे कि देश के अंदर महंगाई का जो बेहताशा कीमतें बढ़ने का काम नहीं हुआ है, अर्थात महंगाई नियंत्रण में है। और ये इस प्रकार का जो बजट पेश किया गया है, जो बजट आया है, ये बजट
अगले 20 साल 21 साल जो है एक रोड मैप आने का काम हुआ है। नहीं राजपाल जी आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने उज्ज्वला योजना को लेकर आपसे बात की कि यदि मान लीजिए हमने उनको सिलेंडर्स दिए, तमाम चीजें करी, लेकिन जिन लोगों को दिया है इसका लाभ, जिन लोगों को कनेक्शन दिए हैं, यदि वो उतने कैपेबल नहीं है, सिलेंडर आज महंगा है, हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है। बताइए, मैं ये नहीं कह रही कि आपने बहुत वो कर दिया, लेकिन उसको रिफिल यदि वो कैसे कराएगा? हर तबका करा पाएगा? हम किसको इसका योजना का फायदा दे रहे हैं? मई 2013 में 999 रुपए का सिलेंडर था, मई 2013 में, और आज हम फरवरी 1 फरवरी 2023 में है, और कितनी कीमत बढ़ी है? 999 से बढ़ के क्या हुआ है? 1100 रुपये। इसको महंगाई बढ़ना कहेंगे आप? कीमतें बढ़ी है, बेहताशा नहीं बढ़ी है। अगर 13 में 999 रुपए का था 2013 में, और 2023 में 1100 रुपए का होता है, तो अगर 101 रुपया उसके ऊपर कीमत बढ़ती है 10 साल के अंदर, तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई बेहताशा महंगाई बढ़ने का काम हुआ है, बेहद महंगाई बढ़ने का काम हुआ, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आप उठा के देखिए, क्या मई 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी 999 रुपए का गैस का सिलेंडर नहीं था देश के अंदर, तो 10 साल में हमने महंगाई को नियंत्रित करने का काम किया है। हमने ऐसे महंगाई नहीं बढ़ने दिए कि आसमान छू गई महंगाई। अब कीमतें बढ़ना, तो राष्ट्र अगर कोई बढ़ रहा है तो वहां की कीमतें बढ़ना जरूरी है। अगर कीमतें कम होने लगेगी तो ये माना जाएगा कि जीडीपी कम हो रही है, ये माना जाएगा कि आपके राष्ट्र का विकास, समुचित विकास रुक गया है, ये माना जाएगा। कीमतें बढ़ना चाहिए, परंतु कीमतें नियंत्रण में बढ़ना चाहिए, ये सरकार की पॉलिसी होना चाहिए, और हमने नियंत्रण में कीमतें बढ़ने दे दी गई। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी सरकार की पॉलिसी ठीक है, हमने बजट के माध्यम से जो प्रावधान किए हैं वो ठीक है, और हमने बजट में सिर्फ लोक लुभावन बजट नहीं दिया है, हमने बजट में वो प्रावधान किए हैं जिन प्रावधान की वजह से हम जो है इस देश को आत्मनिर्भर देश बनाने की स्थिति में आएंगे। हमने 2200 करोड़ रुपए का व्यय स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत शुरू किया है। इसका अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ ये कि जहाँ पूरा देश, एक तरफ पूरा विश्व जो है कार्बन के बढ़ते हुए कार्बन के उत्सर्जन से जिस प्रकार से प्रदूषण से जूझ रहा है, वहीं हमने इस बात का भी हम बजट में ध्यान रखा है कि यहाँ के लोगों को सेहत दे सके। आज हमने कोविड के समय में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन करने का काम किया है, और उसके लिए जो बजट का प्रावधान करने का काम किया था, बागवानी योजना के तहत, मत्स्य योजना के तहत हम किसानों को जो 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं। ठीक है राजपाल जी ठीक है, मैं वापस आती हूँ। देखिए, प्रावधान बहुत सारा होता है, योजनाएं बहुत सारी होती हैं, इम्प्लीमेंट कितना होता है ये बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट कितना होता है, कितना दे चुके हैं, कितना देंगे, उसकी बात हो रही है। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, आपकी आवाज भी कट रही है। अभिषेक जी कुछ कह रहे थे आप, मैं बहुत ज्यादा तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है, अपनी अपनी बात करना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन धरातल पर कितना क्या है, क्योंकि क्या है, एक समय भी देखना होता है। यदि मैं एक एक योजनाओं पे जाऊंगी तो पूरा दिन हो जाएगा, लेकिन ये बात सही है कि 100% तो नहीं हुआ। मुझे लगता है स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने 50% भी दिया, पिछले बजट का 50% भी दिया, तो अच्छी बात है। इस बजट का 50% दे देंगे, अच्छी बात है। लेकिन मेन पॉइंट है, जहां अनाज की बात हो रही है, जहां गैस कनेक्शन की बात हो रही है, जहां घर की बात हो रही है, जो सीधे जनता से कनेक्ट है, जहां इनकम टैक्स की बात हो रही है, वो पॉइंट है, कृषि की बात हो रही है, रेलवे की बात हो रही है, ये वो पॉइंट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हम इतना लाए हैं, इतना हमने बढ़ाया, हम इतना देंगे। देखिए, आम जनता आम भाषा में कैसे समझती है कि हाँ, खिलौने सस्ते हो गए हैं, एलईडी सस्ती हो गई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर आप सस्ता कर रहे हैं, लेकिन सोना चांदी, ये आम जनता समझ रही है। लेकिन इस नजरिए से हम जहां पे इकोनॉमिक की बात करेंगे, इन चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए मैम, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था, उस समय मैंने सर को ये बोला था, सर ने बोला कि 999 का सिलेंडर था 2013 में। मैं समझ रहा हूँ कि 2013 में 999 का सिलेंडर था, पर 514 रुपए की सब्सिडी आती थी उस पर, तो नेट जो मेरे पास से जाते थे वो 465 470 रुपए जाते थे। आज मेरे पास से 1100 रुपए जाते हैं, और मेरे पास में सब्सिडी के नाम पे कुछ नहीं आता। तो ये सर के पॉइंट का जवाब है कि रेट उससे ज्यादा बढ़े। दूसरा, अगर अपन बजट की बात करें मैडम, तो ये बजट बहुत अच्छा बजट है, जिसमें जॉब क्रिएशन, ग्रीन एनर्जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत मैसिव कैपिटल आउटले प्लान है। मतलब इतना ज्यादा कैपिटल आउटले का मतलब ये होता है कि देश की पूंजीगत गतिविधियों के ऊपर खर्च करना।
जितना पूंजीगत पे खर्च होगा उतना ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। फिर मैम बर्डन, जो टैक्स बर्डन, कंप्लायंस बर्डन है, उसके रिडक्शन को उन्होंने प्रस्तावित किया है। वो देखते हैं जब आउटलाइन आएगी उसके बाद पता चलेगा कि कितना है कितना नहीं है। टैक्स को रेशनलाइज किया है, लिटरली टैक्स को रेशनलाइज किया है। एक 10 लाख रुपए तक का जो टैक्स, जिसका 10 लाख रुपए तक की इनकम होती थी, उसे 1.25 लाख रुपए का टैक्स लगता था, जो अभी 60-70 हजार रुपए लगेगा। 40-45 हजार का बेनिफिट बड़ा बेनिफिट होता है। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें मैडम, तो उन्होंने खर्च करने के लिए, डिस्पोजेबल करने के लिए ज्यादा वो आकर्षित करा लोगों को कि वो खर्चा करें। खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी और बढ़ेगी। उसके अभिषेक बाद जी, हाँ अभिषेक जी, क्या वाकई मानते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय दुगनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख हुई है? जी बिल्कुल हुई है मैम। जब हुई है, जब ही तो मैडम मेरी 2.5 लाख रुपए से जो मेरी इनकम 5 लाख रुपए तक होती थी वो टैक्सेबल होती थी, अभी 7 लाख करी है। 7 लाख इसीलिए करी ना कि मेरी इनकम बढ़ गई है। ठीक है। इनकम बढ़ी है इसलिए उन्होंने टैक्सेबल रिडक्शन दिया है, अदरवाइज रिडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों डिमांड हो रही? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात और है, रेलवे के लिए अभी राम पांडे जी ने भी बात निकाली थी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत प्रावधान। ये पूंजीगत प्रावधान क्या है? पूंजीगत प्रावधान का मतलब मैम मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल आउटले का मतलब ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जो लॉन्ग टर्म जरूरतें हैं उसके ऊपर खर्चा किया जाएगा। इसको बोलते हैं पूंजीगत। एक होता है मैम पूंजीगत जिसे कैपिटल आउटले बोलते हैं, एक होता है रिवेन्यू नेचर का जिसे शॉर्ट टर्म के लिए कहा जाता है। तो इन्होंने कैपिटल मतलब जैसे स्टेशन और बड़े बड़े जो, अभी आउटलाइन आने दीजिए, मैं आपको और ज्यादा अच्छे से क्लेरिफाई कर पाऊंगा। बट ये है कि मैम बजट में जो उन्होंने प्रावधान रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अभिषेक जी, एक चीज महत्वपूर्ण है, जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है, चाहे इकोनॉमिक को लेके हो या कुछ ऐसी योजनाएं हैं या कोविड के टाइम की बात हो, यहाँ रेलवे की बात करें, हम कृषि ऋण की बात करें, इन तमाम चीजों के लिए जितने पॉइंट्स अभी मेरे पास भी आए, जितनी चीजें अभी तक क्लियर हुई हैं, क्या आप मानते हैं कि जितना दिया जा रहा है या जितना कहा गया है वो प्रॉपर हुआ है या प्रॉपर हो पाता है? देखिए मैम, मैं मानता हूँ ये बात कि पूरा जितना बोला जाता है उसका प्रॉपर नहीं हो पाता। बट मैडम जितना हम बोले अगर उसका 60% भी इम्प्लीमेंट होता है ना, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। बिल्कुल। देखिए, एक आम आदमी को क्या चाहिए कि रोजमर्रा की चीजें उसके लिए सस्ती हो, उसके ऊपर जो लगने वाला टैक्स है वो कम लगे। आपको मैं बताऊंगा कि कस्टम ड्यूटी जो पहले 21% लगती थी उसको कम करके उन्होंने 13% करा है। और एक्सपोर्ट को करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को रैशनलाइज करा है, बहुत सारे टैक्सों में कटौती करी है, जिससे एक्सपोर्ट का बेनिफिट होगा हमारे को। तो मतलब ओवरऑल बोला जाए ना मैम, ये बजट एक बहुत अच्छा बजट उन्होंने दिया है फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, राजपाल सिसोदिया जी, चलिए राम पांडे जी तो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। राजपाल सिसोदिया जी, बहुत सारी बातें अभी आप कह रहे थे। मैं अभी ऑनलाइन हूँ। अच्छा, राम पांडे जी जुड़े हुए हैं, चलिए ठीक है, मुझे लगा आप डिस्कनेक्ट हुए। राम पांडे जी, फिर आपसे सवाल मेरा। देखिए, एक बात है, बहुत सारी इस बजट में चीजें आई हैं और मैंने भी यही कहा था कि 50% भी हो जाए इम्प्लीमेंट तो बहुत अच्छा होता है, और अभिषेक मोदी जी भी स्वीकार रहे हैं कि इतना पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बात मानी जा रही है कि वाकई में प्रति व्यक्ति आय जो है वो दुगनी से बढ़कर एक रेशियो तक पहुंची है, तभी इस टैक्स स्लैब में भी इतनी बढ़ोतरी करके एक मतलब कहते हैं ना कि कुछ ग्रोथ में हम आए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम बिल्कुल पीछे हैं। देखिए, इस समय जो आम आदमी की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है महंगाई और रोजगार। तो महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया, और महंगाई कम की जा सकती है पेट्रोल डीजल के दाम कम करने से। जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे तब तक महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो पेट्रोल डीजल के माध्यम से होता है, और कीमतें बढ़ने का एक बहुत बड़ा जो कारण होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो महंगाई कम करने का इसमें कोई उपाय नहीं बताया गया। दूसरा, इन्होंने कहा आत्मनिर्भर। हमारे देश का जो निर्यात था वो कम हो गया है और आयात डबल हो गया है। आयात डबल होने का मतलब है कि हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कमजोर हो रहे हैं। 2014 के पहले जो हमारे देश में प्रोडक्शन होता था उसमें कमी आई हुई है। तो आत्मनिर्भरता की और कोई काम नहीं किया जा रहा है। तीसरा,
अब बताइए, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 2014 के पहले 400 का सिलेंडर था और बीजेपी के प्रवक्ता आपके न्यूज पर बोल रहे हैं कि 900 कुछ का था। अब जब इतना बड़ा झूठ जनता के सामने बोलेंगे, पूरी जनता को, मीडिया को, सबको झूठा साबित कर देंगे कि 2013 में 900 का सिलेंडर था, मतलब इन्होंने मोदी जी और स्मृति ईरानी को भी झूठा साबित कर दिया। जब वो स्वयं कहते थे, स्मृति ईरानी खुद सिलेंडर लेकर बोलती थी कि 400 रुपए का सिलेंडर है, महंगा हो गया है। वो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2013 में 900 का सिलेंडर था। तो जनता को राहत मिले, रोजगार मिले, रोजगार मिल नहीं रहे। अब एक ही आदमी को 2.5 लाख करोड़ का लोन दे दिया गया, वो दूसरे नंबर से 10वें नंबर पर आ गया। आप बताइए, LIC से 80,000 करोड़ का लोन एक आदमी को दे देते हैं, अदानी को। क्या ये बजट में प्रावधान है? LIC कभी लोन नहीं देती थी। SBI का सारा लोन एक आदमी को दे दिया। देश के 6 लाख जो मीडियम उद्योगपति हैं, उनको पैसा दिया जा सकता था, वो अकेले अदानी को दे दिया। कि ये बजट में उल्लेख किया गया है? तो देश को कैसे जी, मैं राम तो पांडे जी, बजट में कोई उल्लेख नहीं है इसका। मैं बीच में रोकूंगी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि पालन नहीं करते। समय हो गया है। मुझे लगता है बजट पर हमें और चर्चा करनी थी, लेकिन समय है, समय की अपनी सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। राजपाल जी से एक सवाल लेना था बट नहीं हो पाएगा। तो बजट 2023 से देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और अभी तक जितना इस चर्चा से निकल कर आया, अच्छा बजट है। बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा गया है, लेकिन इंप्लीमेंट कितना होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बजट से जुड़ी और चीजें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।